सुवर्ण द्वीप समूह, जिसे भारतीयों ने बसाया पढ़ाया। वर्तमान भारत की सीमा तक प्राचीन भारत सीमित न था, तब उसका विस्तार सुदूर पूर्व में फैले हुए द्वीप समूहों तक था। बर्मा, श्याम आदि देशों तक थल मार्ग से आवागमन था, अस्तु यह क्षेत्र तो सहज ही भारत का अंग था। इसके लिए पृथक नामकरण की आवश्यकता न थी। वे देश एक प्रकार से बृहत्तर भारत के प्रांत ही थे। सुदूर पूर्व के समुद्र में फैले हुए देशों को उन दिनों अलग नाम दिया गया था। उस क्षेत्र को स्वर्ण द्वीप कहते थे। उनकी परिधि में छोटे बड़े सैकड़ों द्वीप आते हैं। इन दिनों उस क्षेत्र को मलेशिया, जावा, सुमात्रा, वाली, बोर्नियो, सिंगापुर आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इनकी अपनी अपनी सीमाएं भी राजनीतिक उथल पुथलों ने बना दी है। प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र का एक ही नाम था, सुवर्ण द्वीप। इस क्षेत्र में भारतीयों ने चिरकाल पूर्व प्रवेश किया था और उसे बसाने, समुन्नत बनाने में अनवरत श्रम किया। उन दिनों नौकायान ही एकमात्र साधन इन लंबी यात्राओं के लिए उपलब्ध था। कितने ही कष्ट सहकर हमारे पूर्वज वहां पहुंचते होंगे और उन वीरान क्षेत्रों को बसाने, विकसित करने में अपने आप को कितना गलाते घुलाते होंगे। उसके सही स्वरूप की यदि कल्पना की जा सके तो उनकी परमार्थ परायण महानता में किसी प्रकार का संदेह न रह जाएगा। इतिहास के पृष्ठों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि भारत के महत्वाकांक्षी व्यापारी, राजनेता, धर्म प्रचारक अपनी पहुंच की सीमा तक विदेशों में आते जाते रहे हैं और अन्य देशों की भौतिक एवं आत्मिक प्रगति में भौतिक योगदान देते रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। संभव है वहां की स्वर्णिम आभा शोभा को, प्रकृति संपदा को देखकर यह नाम दिया गया हो। जहां तहां सुनहरी बालू का पाया जाना भी एक कारण हो सकता है। प्राचीन किंवदंतियों में वहां सोने की खानों के होने का भी वर्णन है। कारण जो भी रहा हो, भारत में इस क्षेत्र का नाम स्वर्ण द्वीप प्रचलित था। जावा आदि देश इसी नामकरण के अंतर्गत आते थे। वाल्मीकि रामायण कांड 2 अध्याय 11 में यवद्वीप, जावा का उल्लेख है। महाजनक जातक, साहित्य सागर, बृहत्तर कथा श्लोक सार आदि ग्रंथों में व्यापारियों द्वारा उस क्षेत्र की यात्राएं किए जाने का उल्लेख है। अन्य कई संस्कृत ग्रंथों में इस भूभाग का स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप, स्वर्णकूट, स्वर्णकुंड, हेमकूट आदि नामों से उल्लेख है। कौटिल्य अर्थशास्त्र और मिलिंद ग्रंथों से भी पता चलता है कि न केवल वहां भारतीयों का ही आना जाना था, वरन वे वहां बस भी गए थे। इतिहासकार स्मिट ने अपने ग्रंथ अ हिस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में सिद्ध किया है कि हिंद, चीन और हिंद एशिया के आदि निवासी भारतीय मूल के थे। उनकी आकृति और परंपरा भारत में पाई जाने वाली सुमेर, चम, मुंडा और खस जातियों से मिलती जुलती थी। भाषा विशेषज्ञों का कथन है कि इस समूचे क्षेत्र में फैली हुई भाषाओं की शब्दावली का आदि स्रोत भारतीय भाषा ही रही है। शब्दों में विश्लेषण करने से अधिकांश शब्द भारत से ही उधार गए हैं। हिंदू जावानीज ग्रंथों के अनुसार भी जावा में आदि निवासी भारतीय मूल के ही थे। उन्हीं के आमंत्रण और सहयोग का आश्रय पाकर पीछे भारत से अनेक जत्थे वहां जाते और बसते रहे। कैलेम, वेल्स, स्टाइन के अनुसार मलाया की सभ्यता का विकास भारतीय सभ्यता के प्रकाश, सहयोग एवं समन्वय के आधार पर ही होता है। स्ट्रटर हाउस के अनुसार वर्मा के पेगू और प्रोम प्रांतों को उड़ीसा वासियों ने जाकर आबाद किया था। जावा के पुरातन शिलालेख दक्षिण भारत की पल्लव लिपि में लिखे हुए मिले हैं। हिंद चीन के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। विद्वान सीडी ने अपने ग्रंथ ईस्ट वॉक डी लैंड कनिष्क ग्रंथ में सुदूर पूर्व का पुरातन स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए यही निष्कर्ष निकाला है कि यह समूचा क्षेत्र भारतीयों द्वारा विकसित किया गया था। पुराणों तथा जातक ग्रंथों में स्वर्ण द्वीप का वर्णन मिलता है। सुदूर पूर्व में फैले हुए द्वीप समूह के लिए यह स्वर्ण द्वीप अथवा स्वर्ण भूमि शब्द प्रयुक्त हुआ है।
इन द्वीपों का तात्कालिक नाम अंगद्वीप, यवद्वीप, मलय द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, वराह द्वीप, नाग द्वीप आदि था। इनका वर्णन जिस रूप में हुआ है उससे मलाया, जावा, सुमात्रा, कटाह, अंडमान, निकोबार, संखे द्वीप आदि के साथ उनकी संगति पूरी तरह बैठ जाती है। वायु पुराण, हरिवंश पुराण, जातक ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में इस क्षेत्र का जिस प्रकार वर्णन है उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत ही इनके विकास का श्रेयाधिकारी है। विश्व के इतिहास वेत्ता पाइमोनियस, पेरिप्लस, प्लिनी, डियोनिसस, पेरिगेटिस, सोलिनस, माटियानस, कैपेला, सेविल, इसिडोर, थियोडल्फ, निसेफोरस आदि ने स्वर्ण द्वीप का जिस प्रकार वर्णन किया है उससे यह तथ्य सामने आता है कि वहां सर्वप्रथम भारतीय सभ्यता का प्रकाश पहुंचा और उसने उसे क्रमशः अधिक ऊंची स्थिति में पहुंचाने में योगदान दिया। अरबी और चीनी लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। भारतीय राजनेताओं के उस क्षेत्र में जाने, बसने और सुशासन की स्थापना में योग देने के उल्लेख इतिहास के पृष्ठों पर मौजूद हैं। चंपा देश में राजकुमार विदेह का पहुंचना, काशी देश के राजकुमार का अराकान में जाना, इंद्रप्रस्थ के राजकुमार का कंबोडिया में पैर जमाना, श्रीपाद वर्मन का जावा में सुशासन आरंभ करना जैसे अनेक प्रमाण ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि भारत में बड़े राजकुमार को गद्दी मिलती थी और छोटे राजकुमारों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। अस्तु वे समीपवर्ती विदेशों में अपनी कुशलता का परिचय देने के लिए नए क्षेत्रों का निर्माण करते थे। इतिहासकार इत्सिंग ने 7वीं सदी के अपने विवरण में इस बात की विस्तृत चर्चा की है कि 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दी में भारतीय राजकुमार दल बल सहित जलपोतों द्वारा इस स्वर्ण द्वीप क्षेत्र में पहुंचते रहे और छोटे बड़े शासन स्थापित करते रहे। पुरातत्वीय खोजों से यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो चुका है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश निवासियों की संस्कृति पाषाण युग की संस्कृति थी जब वे भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आए। यह तथ्य इंडोनेशिया के जावा एवं सुमात्रा द्वीपों पर तथा इंडो चाइना के अनाम, कंबोडिया और मलय प्राय द्वीप पर लागू होता है। सुदूर सेलेबीस में बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा जो अमरावती कला की है प्राप्त हुई है। यह पाषाण युग की आदिम संस्कृति से कुछ ऊपर स्तर की संस्कृति की है। हिंदू उपनिवेशकर्ता जब पहली बार सुवर्ण भूमि में आकर बसे तब उनका यहाँ के आदिम निवासियों से घनिष्ठ संबंध कायम हुआ, जिसके फलस्वरूप यहाँ की आदिम संस्कृति अपने से उच्च स्तर की भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। बोर्नियो, जावा एवं मलय प्राय द्वीप में प्राप्त संस्कृत शिलालेखों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म तथा राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाओं एवं मान्यताओं ने इन सुदूर देशों पर अपना प्रभुत्व कायम किया था। बोर्नियो के राजा मूल वर्मन के कुटेई शिलालेखों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उस समय का राज दरबार तथा समाज हिंदू संस्कृति के रंग से सराबोर था। पश्चिम जावा में प्राप्त शिलालेखों से भी यह स्पष्ट होता है कि वहां का समाज और राज दरबार हिंदू संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित किया गया था। यहाँ हमें हिंदू देवताओं के जैसे विष्णु, इंद्र, ऐरावत के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस देश में भारतीय महीने, खगोल विद्या तथा दूरी नापने की भारतीय पद्धति प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त इन नए हिंदू उपनिवेशों में भूगोल संबंधी भारतीय नामों जैसे चंद्रभागा, गोमती आदि का प्रयोग वहां की नदियों के नाम के लिए मिलता है। बोर्नियो तथा मलय द्वीपों में विभिन्न देवताओं की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वे शिलालेखों के प्रमाण की पुष्टि करती है। बोर्नियो में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नंदी, स्कंद और महाकाल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और मलय प्राय द्वीप में दुर्गा, गणेश और नंदी की मूर्तियां मिली हैं। जावा में स्थित टुक मस के ध्वंसाविशेष से यह प्रमाणित होता है कि पौराणिक धर्म उस क्षेत्र में जोरों के साथ प्रचलित था। यहाँ की विष्णु एवं शिव की मूर्तियां अपनी संपूर्ण विभूतियों के साथ चित्रित हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ के शिलालेखों में गंगा की पावनता का उल्लेख मिलता है। इन मूर्तियों और शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि स्वर्ण द्वीप के इन देशों में ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म भी प्रचलित था। समग्र रूप से देखने पर शिलालेखों से यह विदित हो जाता है कि यहाँ पर संस्कृत भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ के अधिकांश विवरण उत्कृष्ट एवं त्रुटिहीन संस्कृत भाषा में लिखे हैं। भारतीय लिपियां सर्वत्र प्रयुक्त होती थी। मूर्तियों की बनावट में भारतीय कला की छाप पूर्ण रूप से मिलती है। चीनी विवरणों से पुरातत्वीय प्रमाणों की पुष्टि एवं पूर्ति होती है। सबसे पहले हमें चीनी यात्री फाहियान का लेख मिलता है, जिसके अनुसार यव द्वीप में ब्राह्मण धर्म जोरों से प्रचलित था और वहां बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ही कम था। फाहियान के साथ जहाज द्वारा चीन जाने वाले 200 व्यापारी ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे, परंतु शीघ्र ही बौद्ध धर्म ने जावा पर अपना प्रभाव डाला, जो कि सन 519 ईस्वी में संकलित चीनी विवरण में प्रकट होता है। उसके अनुसार कश्मीर के बौद्ध भिक्षु राजकुमार गुणवर्मन ने जावा पहुंचकर वहां की राजमाता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद जावा के राजा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात शनैः शनैः बौद्ध धर्म पूरे जावा में फैल गया। गुणवर्मन का नाम और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। 424 ईस्वी में चीनी भिक्षुओं ने गुणवर्मन को चीन में आमंत्रित करने के लिए सम्राट से अनुरोध किया। फलस्वरूप सम्राट ने गुणवर्मन और जावा के राजा के पास अपना दूत भेजा। गुणवर्मन हिंदू व्यापारी जहाज नंदिन में बैठकर सन 431 में नानकिंग पहुंचे। गुणवर्मन के वृत्तांत से यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म का जावा में किस प्रकार प्रवेश हुआ और वहां 5वीं शताब्दी में उसकी जड़ किस प्रकार जमी। दूसरे चीनी यात्री ईत्सिंग के लेखानुसार 7 शताब्दी के अंत तक बौद्ध धर्म का विस्तार स्वर्ण द्वीप के अन्य क्षेत्रों में हो गया था। चीन से भारत जाते हुए ईत्सिंग श्री विजय में 6 मास रुका था और उसने वहां शब्द विद्या, संस्कृत व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की थी। भारत से चीन लौटते समय भी वह श्री विजय में ठहरा था। यहां रहकर उसने वृहद बौद्ध ग्रंथों का, जिन्हें वह भारत से लाया था, अनुवाद और प्रतिलिपि की थी। ईत्सिंग के कथानुसार दक्षिणी सागर के देशों के बहुत से राजा और सरदारगण बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे और उसके प्रशंसक थे। उस समय श्री विजय में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या 1000 से अधिक थी। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य के भक्त एवं उपासक स्वर्ण द्वीप में थे। इस क्षेत्र में भारतीय ज्ञान, विद्या एवं संस्कृति के विभिन्न केंद्र कायम थे, जो कि विदेशियों को आकर्षित करते थे। इस दिशा में श्री विजय का महत्व बहुत अधिक था। यह बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र तो था ही, साथ ही स्वर्ण द्वीप में महायान शाखा का सबसे पहला प्रमुख केंद्र था, जिसका व्यापक प्रसार बाद में संपूर्ण स्वर्ण द्वीप में हुआ। बहुत से प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षुगण इस क्षेत्र में पहुंचे और नई दिशाओं में बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। 7वीं शताब्दी में ही नालंदा के आचार्य धर्मपाल, जो कि कांची दक्षिण भारत के रहने वाले थे, स्वर्ण द्वीप पहुंचे। 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में दक्षिण भारतीय बौद्ध भिक्षु वज्रबोधि सिलोन से चीन जाते समय श्री विजय में 5 महीने तक रुके। वे और उनके शिष्य अमोघ वज्र, जो उनके साथ थे, तंत्र विद्या के आचार्य थे। उन्होंने चीन में इस विद्या का प्रवेश कराया। चीनी विवरणों तथा गुणवर्मन, धर्मपाल और वज्रबोधि के वृत्तांतों से यह स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि भारत और स्वर्ण द्वीप के बीच नियमित आवागमन स्थापित था। लंग गसु से संबंधित वृत्तांत से मालूम होता है कि भारत और स्वर्ण द्वीप के बीच सामाजिक संबंध भी कायम था। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से स्वर्ण द्वीप का केवल धर्म ही प्रभावित नहीं था, वरन वहां के राजनीतिक, सामाजिक विचार तथा प्रशासकीय तंत्र भी स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। इस संदर्भ में टान टान राज्य के उल्लेख से पता चलता है
कि उसने चीन में अपने राजदूतों को 530, 535 और 666 ईस्वी में भेजा था। यहाँ के राजा का कौटुंबिक नाम था कच सचिय क्षत्रिय और उसका निजी नाम शिंगलगदी श्रृंग था। उसके 8 मंत्रियों में से बड़े मंत्री ब्राह्मणों में से चुने जाते थे। युद्ध में वे हमेशा शंख फूंकते थे और ढोल बजाते थे। चीनियों के उल्लेख के अनुसार स्वर्ण द्वीप में प्रचलित क ल प्रथा भी भारतीय मूल की है। उनके मृतकों को जलाया जाता था और भस्म को सोने के पात्र में भरकर समुद्र में डुबो दिया जाता था। सुदूर पूर्व के देशों में भारतीय उपनिवेशवादियों ने अपने मूल देश भारत के सांस्कृतिक विचारों का प्रसार किया। आज भी इन देशों में भारतीय धर्म कथा, भवन निर्माण कला के स्पष्ट चिन्ह प्राप्त होते हैं। इन देशों में भारतीय धर्म के विकास क्रम का अध्ययन एक बहुत ही रोचक विषय है। भारत के दक्षिण पूर्व और सुदूर पूर्व के उपनिवेशों बर्मा और श्याम को छोड़कर में ब्राह्मण धर्म के जिस स्वरूप का प्रसार अधिकतर हुआ था वह था सनातन ब्राह्मण धर्म, जिसने हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति के विकास क्रम को प्रभावित किया। भारत के बौद्ध और सनातन ब्राह्मण धर्म के विकास और ह्रास का जो काम चल रहा था, उसकी प्रतिध्वनि स्वर्ण भूमि के भारतीय उपनिवेशकों के धार्मिक इतिहास में भी होती थी, जो कि वहां बड़ी संख्या में प्राप्त शिलालेखों, धार्मिक ग्रंथों तथा देवी देवताओं की मूर्तियों की सहायता से सिद्ध होती है। स्वर्ण भूमि में ब्राह्मण धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदायों में शैवतम वैष्णव मत से कहीं अधिक प्रभावशाली था और उसने धार्मिक विकास क्रम की संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित किया था। शैव मतानुयायियों की तुलना में वैष्णव मतानुयायियों तथा बौद्धों का प्रभाव कम था, परंतु उनके बीच किसी प्रकार के धार्मिक संघर्ष का कोई चिन्ह प्राप्त नहीं होता, वरन उनके बीच परस्पर सद्भावना और समन्वय के प्रयास के ही पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं।